जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त दुष्यंत कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल दुष्यंत ट्यूशन क्लासेस में। गाइज कैसे हो आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइज जैसे कि आप सब जानते हैं, क्लास 10 से आपकी साइंस का एक टॉपिक चल रहा था जो कि प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन था। वो चैप्टर की थ्योरी आपकी कंप्लीट कल हो चुकी है। आज जो है आप उसी पार्ट के न्यूमेरिकल पढ़ेंगे और समझेंगे और अच्छे से देखेंगे। यहाँ पर देखिए, तो आइए गाइज स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इसके फॉर्मूले, जितने भी हम आज फॉर्मूलों का यूज करने वाले हैं वो सभी फॉर्मूले यहाँ पर लिखे हुए हैं और अच्छे से आपको इसको याद करना है और अपनी नोटबुक में इसको लिखना है। तो पहला ही सूत्र क्या है, यहाँ पर देखिए, फोकस दूरी तथा वक्ता केंद्र यानी वक्ता त्रिज्या में संबंध। यानी जो एफ होता है वो आर से किस प्रकार संबंध रखता है, एफ बराबर आर अपॉन टू, या हम लिख भी सकते हैं कि 2f बराबर आर। ये भी आप इसका लिख सकते हो कि ये इधर पहुंच जाएगा। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं, आर की जगह पर हम 2f और 2f की जगह हम आर का यूज कर सकते हैं। दूसरा फॉर्मूला जो है आपका गोले दर्पण के लिए फोकस दूरी का जो सूत्र है ये होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है, जैसा कि आप इसको देख रहे हैं। यानी दर्पण के लिए तो ये यूज होना है और लेंस के लिए आपको ये यूज करना है। करना कुछ नहीं है गाइस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, इतना करना है। उसके बाद और यहां पर मैं आपको बता दूं भैया, अगर आपका है अवतल दर्पण, अवतल अवतल दर्पण, और एक होता है आपका उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण या लेंस, जो भी आप यूज करते हो। u का मान यहाँ पर, u का मान यहाँ पर, b का मान यहाँ पर, v का मान, और यहाँ पर क्या बोलेंगे f का मान, यहाँ पर भी f का मान, यहाँ पर r का मान, यहाँ पर r का मान। यहाँ पर देखिए u का मान भैया आपका इसमें माइनस होगा अवतल में, v का मान भी माइनस होगा, और f का मान भी हमारा माइनस होगा, और r का मान भी यहाँ पर माइनस होगा। यानी अवतल दर्पण में सभी के मान क्या होते हैं गाइस, माइनस होते हैं। लेकिन उत्तल दर्पण में u का मान माइनस होगा, v का मान आपका प्लस होगा, f का मान भी प्लस होगा, और r का मान भी आपका प्लस होगा। ये आपको इसको याद कर लेना है। उसके बाद करते क्या है, यहाँ पर देखिए, गोलीय दर्पण का रेखीय आवर्धन सूत्र। रेखीय आवर्धन सूत्र यानी यदि उन्हें यानी लंबाई या ऊंचाई जो भी आपको है, ऊंचाई दे रखी है कि वस्तु की या प्रतिबिंब की ऊंचाई, तो ये होता है m बराबर h2 अपॉन h1। किसके बराबर आता है, माइनस v अपॉन u के। और ये याद रखना, दर्पण का रेखीय आवर्धन यहाँ पर माइनस होता है और लेंस का रेखीय आवर्धन यहाँ पर प्लस होता है, और कुछ है नहीं इसमें। यहाँ स्नेल का नियम आप अच्छे से जानते हो कि भैया साइन आई अपॉन साइन आर बराबर होता है आपका नियतांक, यानी n बराबर साइन आई अपॉन साइन आर। ये भी मैंने आपको आर्टिकल करवाया है कि क्रांतिक कोण एवं अपवर्तनांक में संबंध, यानी पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है 1/sin c होता है, जहां पर c आपका क्रांतिक कोण है। ठीक है। सूत्र नंबर 6, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। ध्यान से देखिए, वायु के सापेक्ष यानी एयर सापेक्ष किसका, कांच का, यानी गिलास का अपवर्तनांक, और बाकी सब वही फॉर्मूला है 1/sin c। जहां पर c क्या है, प्रकाश का वेग नहीं है, क्या है, c क्रांतिक कोण है। उसके बाद ये है पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। किसके, पानी के सापेक्ष, पानी को बोलते हैं वाटर और गिलास को कांच, कांच का अपवर्तनांक। तो यहाँ पर देखिए, जो पीछे लिखा होता है उसको हम ऊपर लिखते हैं, यानी वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, और जो आगे होता है उसको हम नीचे लिखते हैं। यही इसका फॉर्मूला हो जाता है, और काफी इंपॉर्टेंट भी है, इस पर हम क्वेश्चन करेंगे। आगे लेंस का मैंने आपको बताया है, दर्पण में यहाँ पर प्लस होता है और लेंस में यहाँ पर माइनस होता है। आवर्धन का भी मैंने आपको बताया है, दर्पण होगा तो यहाँ पर माइनस के भी होगा और यहाँ पर प्लस के हैं। लेंस की क्षमता, ये भी इंपॉर्टेंट है, लेंस की क्षमता जो पी है 1/f होती है जब ये मीटर में होती है। जब सेंटीमीटर में होगी तब लिखेंगे p बराबर 100f। काय में है गाइस, सेंटीमीटर में। और आप अच्छे से इसका मात्रक भी याद कर लिया होगा, याद होगा आपकी, कि लेंस की क्षमता का मात्रक आपका होता है डायोप्टर। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें और अपनी नोटबुक में सबसे पहले न्यूमेरिकल स्टार्ट करने से पहले इन सबको लिख लें, क्योंकि ये ही वे फॉर्मूले हैं जो आपसे सारे न्यूमेरिकल करवाएंगे। तो एक बार इसका अच्छे से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए गाइस देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दे रखा है। एक गोले दर्पण की वक्ता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, उसकी आपको फोकस दूरी ज्ञात करनी है। यहां पर देखिए, काफी सिंपल क्वेश्चन है आपके हिसाब से। वक्ता त्रिज्या भैया आर का मान,
इसको पूरे सीक्वेंस से लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखिए दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। गिवन डेट आपको दिया है कि भैया आर का मान कितना है, 20 सेमी, ठीक है भैया। फोकस दूरी आपको याद करनी है, और एक ही फॉर्मूला मैंने आपको बताया था। सबसे पहले लिखेंगे हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि, क्या लिखते हैं गाइज, एक मिनट रुकिए गाइज। तो यहाँ पर देखिए गाइज, कुछ प्रॉब्लम थी, यहाँ पर देखिए हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, मैंने आपको पहले ही फॉर्मूला हमको बताया। क्या गाइज आवाज़ आपको सही आ रही है, एक मिनट। अब यहाँ पर देखिए हम कि भैया आपको पता है कि F बराबर जो होता है वो R अपॉन क्या होता है, 2 होता है, अच्छे से आपको पता है। और F बराबर R का मान आपको 20 सेंटीमीटर दे रखा है, 2 ये रहा, और ये कितनी बार गया आपका, 10 बार, तो F का मान 10 सेंटीमीटर आ जाता है। यही आपका होता है आंसर। एक बार आप आंसर चेक कर सकते हैं, तो करेक्ट आपका आंसर है गाइस। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें, और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन खुद करने का प्रयास करें। पहले आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। जरा इस क्वेश्चन को देखिए गाइस, कौन कौन स्टूडेंट इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, ज़्यादा भारी क्वेश्चन है नहीं, सेम उसी लॉजिक पर क्वेश्चन है, और आई होप आप सभी इस क्वेश्चन को कर भी सकते हैं। तो देखिएगा कौन कौन इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। कह रखा है कि एक उत्तल दर्पण की वक्ता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। कौन सा दर्पण है आपका, उत्तल दर्पण है भैया जी। आर का मान तो आपका प्लस में ही आएगा, 32 सेमी, ठीक है गाइस। और फोकस दूरी आपको निकालनी है, यानी एफ का मान हमसे पूछा है, तो क्या करेंगे, एफ बराबर आर अपॉन 2 होता है, सेम है। और एफ आर का मान कितना है, 32 सेमी, 16 दूनी 32, तो एफ का मान आपका आता है 16 सेंटीमीटर। किस प्रकार, प्लस के, ये आपको रहता है आंसर। तो आई होप ये क्वेश्चन तो आप इजीली कर सकते हैं। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब देखते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन। तो आइए गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिएगा। कहा है प्रकाश वायु में 1.50 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है। कांच में प्रकाश की चाल आपको ज्ञात करनी है, और निर्वात में प्रकाश की चाल जो कि c का मान होता है, और आप सभी अच्छे जानते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। यहाँ पर देखते हैं, सबसे पहले क्या लिखते हैं, दिया है, थोड़ा बड़ा लिखता हूँ गाइस, दिया है। क्या दिया है भैया कि n का मान, अपवर्तनांक किसको बोलते हैं, n को, ये दे रखा है। उसके बाद कोई और दे रखा है नहीं, केवल c का मान दे रखा है। c का मान कितना है, 3 × 10⁸। ये तो अगर ना भी दे रखा होगा तो आपको याद कर लेना है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। उसके बाद v का मान हमको ज्ञात करना है। क्या लिखते हैं, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि, क्या होता है कि कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल v = c/n होता है, या होता है, ये फॉर्मूला होता है आपका। v बराबर, c का मान कितना दे रखा, 3 × 10⁸, n का मान 1.5, यही तो है। अब मुझे बताइएगा, यदि मैं दशमलव हटाऊं तो ऊपर 0 बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा, इस प्रकार से बढ़ जाएगा। 15 का ना 15, और 15 दूनी 30, अच्छे जानते होंगे। तो v बराबर 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड हो जाता आपका आंसर। मैच कर लेता है आपका आंसर, तो बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। अब एक मिनट रुकना, यहाँ पर, अच्छा यहाँ पर 0 और था, तो वो तो कर जाएगा। एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। पहले मैं इस बात को कह रहा था कि यदि यहाँ पर हम 0 लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पर 1.50 था ना, तो यहाँ पर जब 2 पॉइंट उड़ाएंगे तो यहाँ पर भी 2 पॉइंट इस प्रकार से लेंगे। अब 150 दूनी भी आपका 300 होता है, तब भी आपका आंसर यही आना है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए गाइस देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
और आपको याद रखना है कि ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये हो सकता है कि आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे समझना है। और इसके इसी टाइप पर एक क्वेश्चन आपको घर से भी करना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आइए गाइस देखते हैं ये क्वेश्चन भी। वायु के सापेक्ष सबसे पहले हम लिखते हैं दिया क्या है, और क्वेश्चन को स्टार्ट करने का तरीका हम यहाँ पर सीख लो, क्योंकि कुछ स्टूडेंट को ये पता नहीं चलता कि क्वेश्चन स्टार्ट कहाँ से करना है और लास्ट उसका कहाँ करना है, यानी एंड कहाँ करना है। तो यहाँ पर देखिए करते क्या है कि वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक क्रमशः 4/3 और 3/2 दिए हैं। यानी क्या है, वायु के सापेक्ष, यानी वायु है, एयर है, किसके सापेक्ष, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक यानी AN क्या दे रखा है, क्रमशः दे रखा है ना, तो पहला वाला तो भैया इसका है, ये आपको याद करना है, आई बात सही है। दूसरा, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, भैया नहीं सॉरी जल का अपवर्तनांक बोला ना, जल बोलते हैं वाटर, ठीक है। वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक भैया ANG कितना दे रखा है, 3/2। एक बार मैच कर लो अपना। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 4/3 है, और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। तो वायु के सापेक्ष कांच यानी गिलास का अपवर्तनांक आपका 3/2 है। उसके बाद निकालना क्या है, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, जल किसको बोलते हैं, वाटर को, और किसका, कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक आपको निकालना है। यानी जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक ये हो गया। अब कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक, कांच क्या होता है, गिलास, और अपवर्तनांक, आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। तो ये तो वो वैल्यू है जो हमको ज्ञात करनी है और जो हमको दी हुई है। उसके बाद क्या लिखते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं कि भैया आपको एक ही चीज पता है कि हम इस फॉर्मूले को जानते हैं। हमने आज से पहले इसको कई बार देखा है, लेकिन कई बार भी नहीं देखा, तो अभी 5 मिनट पहले मैंने सब सारे फॉर्मूले लिखवाए थे, वहां भी हमने इसको देखा था। भैया क्या बताया था, हमने बताया था WNG, जो पीछे होगा वो ऊपर आएगा, पीछे क्या है G, तो G वाला ऊपर, और भैया जो आगे है वो जाएगा कहाँ, नीचे, तो वो हमारा नीचे। तो ये इस फॉर्मूले को आप रट लीजिएगा, वैसे तो रटने कोई बात नहीं ना, इजी फॉर्मूला, आप इसको याद भी कर सकते हैं। AWNG, भैया ANG की वैल्यू क्या है, ANG की वैल्यू आप बोलोगे 3/2 है भैया, बटे ANW की वैल्यू है 4/3। फिर आप क्या बोलते हो कि भैया जब, यहाँ पर समझिएगा एक बार, यहाँ पर स्पेस भी है, आप बोलोगे कि यदि WNG इक्वल टू, जब वटे के वटे में होता है किस प्रकार, जब एक तो बटा ये है, एक बड़ा वाला बटा है, फिर नीचे भी बटा है, तो हम करते क्या है, इस वैल्यू को इस प्रकार लिख लेते हैं, जो नीचे होता है उसको पलट कर आप गुणा में इसको लिख लेते हैं इस प्रकार से। तो आप लिखते हो WNG बराबर 3 तिया 9 और 4 दूनी 8, इस प्रकार से आता है इसकी वैल्यू, यानी इसका आंसर आता है। अब करना क्या है आपको, GNW, तो भैया इसको भी आप इस प्रकार से लिख सकते हैं कि G पहले आ रहा है तो ये नीचे जाएगा, जो बाद में आ रहा है वो ऊपर जाएगा, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। या फिर आप थोड़ा सा अपना माइंड लगाएं कि भैया ये इसका उल्टा है, और जब भी ये उल्टा होता है तो हम क्या करते हैं भैया, इसका उल्टा निकालने के लिए, जैसे GNW निकालना है तो 1 के बटे में जाओ और भैया W पहले लिख दो और GNG इस प्रकार से, यानी इसका उल्टा करने के लिए दूसरे वाले को बटे में जाना पड़ता है, इतना बात याद रखना। और करना क्या है, GNW बराबर, बस ये वैल्यू उठा के रख दो आप, तो 1/9/8, और तीसरा वैल्यू ऊपर पहुंच जाता है, ये आप अच्छे से जानते हैं, अगर 9th में अच्छे से पढ़ कर आए होंगे तो भैया ये हो जाता है आपका ये, अब ये हो जाता है आपका जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 9/8, कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 8/9, ये हो जाता है आपका आंसर। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ आपका आंसर, तो भैया बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आइए गाइस देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, फोर्थ बना देना गाइस 5। सेम वही फॉर्मूला और वही लॉजिक, बस आपको ये संख्या चेंज कर दी गई है, सवाल भी वही है। यहाँ पर देखिए
वायु के सापेक्ष जल तथा कांच के अपवर्तनांक दे रखे हैं। तो वायु के सापेक्ष सबसे पहले हम लिखेंगे, दिया है क्या भैया, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक और वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, दोनों वैल्यू आपको दे रखे हैं। वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक भैया 1.35, वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक 1, ये आपको दे रखा है। क्या यही वैल्यू दे रखी है? 1 मिनट मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ आपका। नहीं गाइस, क्वेश्चन में यहाँ पर आपको इस प्रकार से 0 दे रखा है यहाँ, ठीक है। निकालना है, यदि प्रकाश की किरण कांच से जल में जा रही है तो कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक ज्ञात करना है इस प्रकार से, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं, हम तो भैया बस एक बात जानते हैं कि जो आगे है वो नीचे आएगा और जो पीछे है वो ऊपर आएगा। तो ANW ऊपर और ANG नीचे, हम केवल ये जानते हैं। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर लिख देता हूँ, जगह काफ़ी है। हम लिखेंगे G, एक मिनट रुकना है, मार्कर कम चल रहा, ये कुछ बेटर है इससे। क्या लिखोगे भैया, इसकी वैल्यू बताओ W वाले की, तो 1.35 और यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 ठीक है। दशमलव से दशमलव आप आसानी से हटा सकते हो। अब यदि आपको 15 का टेबल याद है, यानी 15 का पढ़ना आपको याद है, आराम से कर सकते हो। 15 नंबर कितने होते हैं 135, 15 ढाई कितने होते हैं 150। तो आप कहोगे GNW बराबर भैया जी 9 बटे आपका 10 आ जाता है। और अच्छे से आपको पता है कि नीचे 1 0 है तो दशमलव कहाँ लगना है, तो 0.9 आपका हो जाता है करेक्ट आंसर। एक बार मैं आपका मैच कर लेता हूँ आंसर, बिल्कुल सही आपका आंसर है। तो एक बार इसका भी, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन का भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, ये क्वेश्चन भी क्या कह रहा है ये क्वेश्चन आपसे, यदि आपतन कोण 30 हो तथा अपवर्तन कोण आपका 45 हो, तब उसने पूछा है वायु के माध्यम का अपवर्तनांक। कुछ गलत हुआ क्या, वायु के सापेक्ष रह गया, वायु के सापेक्ष, ठीक है। कि यदि आपतन कोण, अब यहाँ पर देखिए काफी इजी ये क्वेश्चन आपके लिए है, क्या है भैया, आपतन कोण किसको बोलते हैं, आई को, क्या दे रखा है 30 डिग्री। उसके बाद क्या बोला है, यदि अपवर्तन कोण क्या बोलते हैं, आर को, क्या दे रखा है आपका 45 डिग्री। और क्या पूछा, वायु के सापेक्ष, ठीक है। अपवर्तनांक n का मान पूछा है। उसके बाद क्या लिखना आपको, वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक। तो भैया आप अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं भैया, कि ये जो होता है आपका साइन आई अपॉन साइन आर होता है, ठीक है। साइन आई की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे साइन 30, क्योंकि आई की वैल्यू तो आपकी 30 है। और ये आपकी क्या होगी, साइन 45। अब भैया त्रिकोण भी तो आपने अच्छे से पढ़ी होगी, और जिनने त्रिकोणमिति नहीं पढ़ी तो उसकी सारणी जरूर देख लेना कि साइन 30 आपको क्या कहता है कि वैल्यू होती है आपकी 1/2 और साइन 45 की होती है 1/√2। यहाँ पर मैं लिख भी देता हूँ, चूंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और साइन 45 की वैल्यू होती है आपकी 1/√2। ये आप इसको अच्छे से याद कर लेना है आपको। अब करते क्या है भैया, अभी बताया जब बटे में बटा होता है तो हम क्या करते हैं, इसका उल्टा कर लेते हैं इस प्रकार से। अब ये आपका √2 तो ऊपर पहुंच गया और ये आपका आ गया 2, ठीक है। क्या ये आंसर होगा, ये आंसर आपको नहीं दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, आप अच्छे जानते हो कि ऊपर √2 है। अब
अंडर रूट का मतलब होता है आधा, आधा दो। अब ये हमारे नीचे पूरा दो है तो इसको दो इस प्रकार से चेंज कर सकते हैं ना, आधा दो पूरा दो, तो इससे ये आपका कट जाता है और आंसर आपका जाता है 1/√2। तो एक बार गाइस इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। आंसर मैं आपका चेक कर लेता हूँ, बिल्कुल करेक्ट आपका आंसर है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, तो इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा इस क्वेश्चन में क्या बोला है, इसमें बोला है किसी लेंस में एक वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात 1:4 है। इस स्थिति में लेंस की वस्तु u तथा प्रतिबिंब v किस अनुपात में होंगे या क्या अनुपात है, ये दोनों इसमें बताया गया है, ये इसमें पूछा गया है। और एक ही क्वेश्चन का मैंने आपको बताया था फॉर्मूले में, गाइस जिस स्टूडेंट के फॉर्मूले अच्छे से याद होंगे उसका ये क्वेश्चन आराम से, ये क्या सभी क्वेश्चन आराम से हो सकते हैं। यहाँ पर देखिए करना क्या है, मैंने आपको बताया था भैया दर्पण होगा तो आवर्धन का फॉर्मूला आपका माइनस में होगा, माइनस के v होगा। और यदि लेंस होगा, क्या होगा, लेंस होगा तो भैया v प्लस के v/u होगा। यहाँ पर देखिए कि रेखीय आवर्धन बराबर रेखीय आवर्धन, मैंने आपको बता दी m बराबर h2/h1 और v/u किसके लिए, लेंस के लिए, लेंस के लिए है भैया, दर्पण के लिए यहाँ तो माइनस होता। उसके बाद क्या होता, वस्तु की लंबाई बटे प्रतिबिंब की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। वस्तु की लंबाई का अनुपात कितना दे रखा भैया, इसको m को तो हटा सकते हो आप, 1:4 दे रखा आपका, यही आपका क्या हो जाता है, 1 मिनट रुकना, कुछ गलत हुआ क्या, क्वेश्चन सही है, 1 मिनट रुको, क्वेश्चन आपका क्या है, ठीक है क्वेश्चन आपका सही है, यही है। करना क्या है यहाँ पर देखिए, बस रेखीय आवर्धन में आपको क्या देना है, यानी एक लेंस की एक वस्तु की लंबाई तथा प्रतिबिंब की लंबाई का अनुपात कितना है, तो इस स्थिति में हाँ ठीक है। क्या होता है, मैंने आपका रेखीय आवर्धन जो होता है वो होता है प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। भैया h2 का मान कितना है, ये तो आपका h1 है और ये आपका क्या है, h2 है। इसका मतलब h1 पहला वाला है और h2 बाद वाला है। तो मुझे ये बताइए h2 का मान कितना आपका 4 है और h1 का मान कितना 1 है और v है और ये आपका u है। तो हम क्या लिखेंगे, हमें तो u अनुपात v चाहिए, मैंने b अनुपात u चाहिए। क्वेश्चन क्या बोला है यहाँ पर देखिए, वस्तु की लंबाई u तथा प्रतिबिंब v, इन दोनों का अनुपात चाहिए ना इस प्रकार से, तो इसका उल्टा कर दो। तो उल्टा जब हम करते हैं तो ये आपका जाता है भैया, पहले इसको इधर लिखते हैं, ये आपको आ जाता है और v अनुपात हमको चाहिए नहीं, u चाहिए। तो अब इसको उल्टा करते हैं, u/v और 1:4 यानी 1/4। अब लिखते हैं u अनुपात v 1:4, ये हो जाता है आपका गाइस करेक्ट आंसर। एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर देखिएगा इस क्या बोला है यहाँ पर, एक उत्तल लेंस की फोकल दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी आपको क्षमता ज्ञात करनी है, लेंस की क्षमता आपको इसमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेंस कौन सा है, उत्तल लेंस है। यदि उत्तल लेंस है तो आपको अच्छे से पता होगा कि ये फोकल दूरी जो आपको दे रखी है ये प्लस की होगी आपकी माइनस की होगी, तो आप कहोगे भैया ये प्लस की होगी, ठीक है भाई। उसके बाद क्षमता हमको ज्ञात करनी है, ये हमको ज्ञात करनी है। हम जानते अच्छे से जानते हैं कि P बराबर 1/f होगा या 100/f होगा, जल्दी से बताइएगा इस। तो आप कहोगे भैया यदि हम फोकस दूरी ज्ञात यानी यदि हम फोकस दूरी को चेक करते हैं तो 20 सेंटीमीटर है और आपने बताया है फॉर्मूले में यदि वहाँ पर सेंटीमीटर होगा तो भैया जी यहाँ पर एक नहीं, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 100 होगा, जब ये काय में होगा, सेंटीमीटर में होगा। तो अब यहाँ पर लिख सकते हैं P बराबर 100 और F का मान 20 और 20 पंजे 100 और P बराबर प्लस के 5
और क्या लिखते हैं इसका मात्रक, क्या लिखते हैं गाइज, डायोप्टर। क्या लिखते हैं, डायोप्टर। तो ये हो जाता है आपका करेक्ट आंसर। तो इसका भी एक बार अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब गाइज जरा आप भी कुछ घर के लिए क्वेश्चन ले लो। जो स्टूडेंट ये क्वेश्चन कर सकते हैं, समझ लेना वे अच्छे छात्र हैं या इस क्वेश्चन को आराम से बोर्ड एग्जाम में कर सकते हैं। और याद रखना गाइज, क्षमता पर एक क्वेश्चन जरूर आएगा। तो इसलिए यहाँ पर घर से कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर न होकर आपकी यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 25 सेंटीमीटर है, तो इस लेंस की क्षमता आपको ज्ञात करनी है। जल्दी से ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखता हूं, यदि एक अवतल लेंस, अवतल लेंस की फोकस दूरी आपकी 5 सेंटीमीटर है, तो इसकी आपको क्षमता ज्ञात करनी है। फिर से एक क्वेश्चन देता हूं कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी आपकी कितनी लिखूं, यदि मैं आपको बताता हूं एक, हाँ यहाँ पर देखिए ये है आपकी 200। इस क्वेश्चन को जो स्टूडेंट करेक्ट आंसर लाएगा वही आज का टॉपर कहलाएगा। कि एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 200 सेंटीमीटर है, तो इस लेंस की आपको क्या ज्ञात करनी है, क्षमता ज्ञात करनी है। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। अब यहाँ पर देखिएगा, उसने कहा है किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, इसकी फोकस दूरी सेंटीमीटर में कितनी होगी, या लेंस की आपको प्रकृति यानी किस प्रकार का लेंस है ये भी आपको बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दिया है, क्या लिखोगे, दिया क्या आपको दिया है भैया, लेंस की क्षमता यानी पी का मान आपको दे रखा है -2 डायोप्टर को डी से डिनोट कर सकता हूँ, और एफ का मान आपको ज्ञात करना जो कि काय में सेंटीमीटर में होगा। हम जानते हैं कि, हम क्या जानते हैं कि F बराबर आपको होता है 1/P। इस प्रकार से लिखो, या फिर अच्छे से आपको पता है कि लेंस की क्षमता P बराबर 1/F होता है, लेकिन सेंटीमीटर में आंसर मांग रहा है तो 100/F होना चाहिए। यहाँ पर हम लिख भी सकते हैं सेंटीमीटर में। अब यहाँ पर देखिए हमको तो F का मान निकालना, तो F बराबर 100, और ये आपको हो जाता है कितना, P, और F बराबर आपको हो जाता है 100 बटे P का मान कितना, -2, कितनी बार कट जाता है, 50 बार। तो आपका जो आंसर आता है F बराबर -50 सेंटीमीटर। और भैया आपको अच्छे से पता है, चूंकि फोकस दूरी क्या है, माइनस में लिख लो, चूंकि फोकस दूरी ऋणात्मक है, चूंकि F का मान इस प्रकार से लिख सकते हो, F का मान ऋणात्मक है, इसीलिए यह लेंस अवतल होगा, या अवतल लेंस होगा। तो गाइज ये हो जाता है आपका आंसर। एक बार चेक कर लेता हूँ आंसर लास्ट। तो करेक्ट आपका आंसर है। तो एक बार, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी गया है बोर्ड एग्जाम में, यहाँ तक कि 2012 में, 15 में, और 2023 में भी, नहीं 22 में आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें। गाइज यहाँ पर देखिए, और जो मैंने आपको ये एग्जाम्पल कराए हैं, या मतलब जो भी क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट थे, इसको आप अच्छे से करिएगा। और कुछ लॉन्ग क्वेश्चन होंगे इनमें जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर के सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे, और ये चैप्टर आपका डायरेक्ट खत्म हो जाएगा, पूरा फिनिक्स आपका हो जाएगा। तो एक बार इसका भी आप अच्छे से स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, और इनका ज़्यादा से ज़्यादा रिविजन कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, आज यहीं पर विराम देते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर यदि कोई न्यू स्टूडेंट है तो भैया उस चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।